स्टूडेंट, मैं हूँ यशिका और स्वागत है आप सबका रफ्तार सीरीज में ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। जैसे इस बैच का नाम है ना बच्चों रफ्तार, इसी तरीके से अपनी रफ्तार पकड़ लो तो आपकी मंजिल आपसे दूर नहीं है। और इसी रफ्तार के साथ स्टार्ट करते हैं हम बच्चों अपना बॉटनी का सबसे पहला चैप्टर, दैट इज सेल यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों जो चैप्टर है ना द सेल यूनिट ऑफ लाइफ, दिस इज नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम जिसके बारे में आप सुन रहे हो। 9th क्लास से हमने बच्चों पढ़ना शुरू कर दिया था कि सेल है क्या। तो हम सबको पता है सेल है क्या, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बट अब थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड इंक्रीज करना है क्योंकि अब हम 11th क्लास में आ गए है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक थिंग, इंट्रोडक्टरी सेक्शन की व्हाट इज सेल। तो सेल क्या होता है बच्चों? सेल होता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों कहा जाता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? बच्चों कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आप अपने सराउंडिंग्स में कितनी सारी चीजें देखते हो ना, आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी देखते हो, आप नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी देखते हो। तो उनमें एक बेसिक चीज का डिफरेंस क्या है? जो एक बेसिक चीज का डिफरेंस है बच्चों, दैट इज सेल। सेल है तो लिविंग है, सेल नहीं है तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी नॉन लिविंग। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है यार कोविड-19, जिसने हमारे 2 साल खराब कर दिए है ना। इट इज अ वायरस, बट डू वी कंसिडर वायरस अ लिविंग थिंग? अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे कि मैम लिविंग तो है, इन्फेक्शन कॉज करता है। बच्चों इन्फेक्शन वो क्यों कॉज कर पाता है? अगर टेबल पर है तो टेबल क्यों नहीं बीमार पड़ रहा, क्यों नहीं हो रहा उसको इन्फेक्शन? क्योंकि वो नॉन लिविंग है। उसको इन्फेक्शन कॉज करने के लिए हम चाहिए, होस्ट सेल चाहिए। उसकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। क्यों? बिकॉज दे आर नॉन सेल्यूलर। अगर सेल नहीं होगा तो लाइफ कैसी? इसीलिए हम बोलते हैं बच्चों कि लाइफ है, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका बेसिक यूनिट क्या होगा? वो सेल से बना है। फॉर एग्जाम्पल अस, वी आर ऑल्सो वॉट? वी आर ऑल्सो लिविंग। मानते हो नहीं मानते हो? है ना, जिंदा तबाही मचा रखी है। तो क्या है, हम किससे बने हैं? हम बने एक सिंगल सेल से। और सिंगल सेल का नाम क्या था? उस सिंगल सेल का नाम था जाइगोट। तो एक बेसिक चीज जो यहां से हमें समझ के आती है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जो बेसिक चीज से बना है दैट इज सेल। इसीलिए हम उसको बोलते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चों हम सेल को और क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल क्यों? क्योंकि बेसिक यूनिट जो भी लाइफ है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो कहां से ओरिजिनेट होगा? सेल से। और फंक्शनल क्यों बोलते हैं बच्चों? फंक्शनल इसलिए बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक अमीबा ले लो, एक बैक्टीरिया ले लो, ये एक ही सेल का बना हुआ है, इसीलिए यूनिसेल्युलर है। बट क्या वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अपना सारा काम नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। मतलब एक लौता सेल भी अपना पूरा का पूरा काम कर सकते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, एंड दैट इज व्हाई वी से इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो चलो इस बात को लिख लेते हैं कि जो सेल है इसमें जो अगर हम बात करें एक यूनिसेल्युलर चीज की, तो दे आर ऑल्सो केपेबल ऑफ independent existence, capable of independent existence। ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही है एनसीईआरटी ने, दैट एनीथिंग लेस देन अ सेल, एनीथिंग लेस देन अ सेल does not ensure independent living। इंडिपेंडेंट लिविंग, इसका क्या मतलब है बच्चों? जैसे अभी हमने जिक्र किया था ना कोविड-19 वायरस का, उसकी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास सेल ही नहीं है। सेल होगा तभी वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर पाएगा, अगर सेल नहीं है तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो भैया 2 साल से हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हमारे अंदर है तो वो इंफेक्शियस है, बाहर है तो इंफेक्शियस नहीं है। क्लियर है? तो इसीलिए कहते हैं एनीथिंग लेस देन अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। फॉर एग्जाम्पल वायरस। वाई डू वी कंसिडर दिस फॉर वायरस? क्योंकि वायरस बच्चों होते हैं नॉन सेल्यूलर। नॉन सेल्यूलर का मतलब कोई सेल नहीं है। ठीक है, इसीलिए इनको नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है। एक और बात कही गई है एनसीईआरटी में, एक लाइन है, लाइन क्या कहूं, वर्ड है, इनएनिमेट थिंग्स। इनएनिमेट थिंग्स का मतलब क्या होता है? इनएनिमेट थिंग्स बच्चों एक अंग्रेजी का वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉन लिविंग। तो बस ये एक लाइन कही गई है कि जो इनएनिमेट थिंग्स होते हैं वो नॉन लिविंग जो होते हैं वो लिविंग से अलग क्यों है? बिकॉज दे डू नॉट कंटेन सेल, दे आर नॉन सेल्यूलर। जीवित कहलाने के लिए एटलीस्ट जो एक चीज चाहिए, जो एक बेसिक चीज चाहिए, दैट इज सेल।
सो ये हो गया कहानी हो कि सेल होता क्या है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑर्गेनिज्म कितने तरीके के होते हैं। ऑर्गेनिज्म को हम डिफाइन करते हैं बच्चों ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेल का नंबर, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो यहां चलो लिख लेते हैं कि ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल के तो बेसिस पे ऑब्वियसली है, बट सेल कितने नंबर में है। जैसे पहला हम लिखेंगे यूनिसेलुलर, दूसरा हम लिख रहे हैं मल्टीसेलुलर। अगर तुम इस वर्ड को तोड़ोगे बच्चों तो यूनी का मतलब क्या निकल के आता है, यूनी का मतलब निकल के आता है सिंगल, और सेलुलर का मतलब क्या निकल के आता है, सेल। दैट मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन हो गए, द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। एग्जाम्पल तो हमें भर भर के पता है, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल अमीबा एक्सेट्रा। तो जो भी ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना हो बच्चों उसको क्या बोल देते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो दूसरा है मल्टी सेलुलर, इसको भी तोड़ो तो मल्टी में क्या निकल कर आएगा बच्चों, मल्टी में निकल के आएगा मल्टीपल, या हम इसको और क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चों, मेनी। और सेलुलर का मतलब यहां पर क्या होता है, सेल। तो जो ऑर्गेनिज्म मल्टीपल सेल का बना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल ऑर्गेनिज्म। सो वी कैन राइट दिस, इट इज मेड अप ऑफ मेनी सेल। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एग्जाम्पल हम हो जाएंगे सबसे एडवांस सोशल एनिमल। सो व्हाट वी कैन राइट, यू कैन राइट ह्यूमंस और यू कैन जस्ट राइट हायर एनिमल्स एंड हायर प्लांट्स। बिकॉज हम अपने अंदर बात करें बच्चों तो हमारे पास भर भर के सेल मौजूद है, मल्टीपल सेल्स मौजूद हैं, है ना। हार्ट के सेल्स हैं, नर्व के सेल्स हैं, मल्टीपल सेल्स हैं, और सारे सेल अपना इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। जैसे घर में हम बंटवारा कर देते हैं ना कामों का, हमारी बॉडी इतनी मल्टी सेलुलर, इतनी कॉम्प्लेक्स है, तो हमारे सेल के अंदर भी जो वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर का मतलब काम, डिवीजन का मतलब बंटवारा, ठीक है। सो ये मतलब होता है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का और एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। और हम कब बोलते हैं कोई चीज लिविंग है और कोई चीज डेड है, डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल। तो ये तो कहानी हो गई इंट्रोडक्टरी सेक्शन की। अब हम बात करते हैं बच्चों, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सेल, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द सेल। हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट हमें देखने को मिलता है दैट इज अबाउट रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी की थी बच्चों, ये किसकी डिस्कवरी की थी, इन्होंने डिस्कवर किया था डेड सेल को। किसको किया था, डेड सेल को। इनके पास लिविंग सेल का डिस्कवरी नहीं है। क्या किया था इन्होंने, कॉर्क सेल, आप जानते होंगे बॉटल के ढक्कन के तौर पर एक कॉर्क सेल का इस्तेमाल करते हैं, प्लांट की जो सेल होती है आउटर मोस्ट। तो वो कॉर्क सेल को लिया, उसकी थिन स्लाइस को कट किया, है ना, और थिन स्लाइस को कट करने के बाद कहां रखा, माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। तो इनको कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, ही ऑब्जर्व्ड हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। बच्चों हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता, जो सारे बच्चों ने देख रखा होगा, है ना। नहीं देख रखा है तो एक स्लाइड देख लो, आपको दिख जाएगा कि मधुमक्खी का छत्ता कैसा होता है। ये है, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। तो आप इसमें देखो, इस स्ट्रक्चर को, इसी तरीके का स्ट्रक्चर इनको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई दिया था जब इन्होंने कॉर्क की थिन स्लाइस कट करके देखी थी। तो आप इसमें देखो, ये चीज देखो, ये क्या है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहां पर ड्रॉ करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। सिमिलर स्ट्रक्चर्स ही ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। और इस डब्बे को इन्होंने क्या बोला, इस डब्बे को इन्होंने बोला, ये क्या है डब्बा, कंपार्टमेंट। और इस कंपार्टमेंट का रॉबर्ट हुक ने नाम क्या दिया, सेल्यूले। और यही सेल्यूले आज क्या जाना जाता है बच्चों, सेल के नाम से। सो ही डिस्कवर्ड द सेल, बट इन्होंने एक्चुअली ऑब्जर्व क्या किया, ये डब्बा, और ये डब्बा का आउटर मोस्ट चीज क्या होगा बच्चों, सेल वॉल। और सेल वॉल क्या होती है बच्चों, डेड होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि रॉबर्ट हुक ने क्या ऑब्जर्व किया था, रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था डेड सेल। अगर क्वेश्चन आए बच्चों की डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल वॉल भी किसने ऑब्जर्व या डिस्कवर किया था, तो उसका भी क्रेडिट किसको दोगे, रॉबर्ट हुक को, ठीक है। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल कर दिया मेरे बच्चों। सो व्हाट अबाउट लिविंग सेल, लिविंग सेल के बारे में तो जानना बहुत जरूरी है ना। सो वहां से पिक्चर में कौन आए, एंटोन वॉन लेवेनहुक।
इन्होंने क्यों ऑब्जर्व किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया लिविंग सेल, यहां से नाम आया था लिविंग सेल। ऑब्वियसली बच्चों लेवेनहुक क्या है, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, तो इनके पास अपना खुद का माइक्रोस्कोप होता था जो इन्होंने बना रखा था। अब हम बचपन में क्या करते थे, हमारी सोच कहां तक जाती थी, बारिश हो रही है तो बोट बना देते थे, है ना, और हवा तेज चल रही है तो पेपर का प्लेन बना सकते थे, है ना। हम ज्यादा तो क्यूरियोसिटी वाले थे नहीं, बस साइंटिस्ट है ना यार, तो इन्होंने बनाया होता अपना माइक्रोस्कोप। इनके घर में ही माइक्रोस्कोप पड़ा था, तो ये क्या करते थे, जो भी चीज इनको दिखाई देती थी, फॉर एग्जाम्पल बारिश हुई तो बारिश का पानी उठा करके माइक्रोस्कोप के अंदर देख लेंगे। दांतों के अराउंड बच्चों डिपोजिशन होती है, आपने नोटिस भी किया होगा, और उसमें क्या होंगे, ऑब्वियसली बैक्टीरिया होंगे, तभी तो हम ब्रश करते हैं सोने से पहले। तो उनको डिपोजिशन को स्क्रैच किया, स्क्रैच करने के बाद ग्लास स्लाइड पे रख दिया और माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। स्पर्म्स को उठाया, स्पर्म्स को उठा करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो ये सारी चीजें जब वो माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे थे, तो एक चीज जो उनको कॉमन नजर आ रही थी कि उनमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर केपेबल ऑफ मूविंग खुद से। तो केपेबल ऑफ मूविंग है, ऑब्वियसली अगर बारिश का पानी उठा करके देखेंगे तो बारिश के पानी में क्या मिलेगा उनको, बैक्टीरिया मिलेगा। और बैक्टीरिया क्या होता है बच्चों, बैक्टीरिया होता है लिविंग। तो ऑब्वियसली जो लिविंग है वो तो चल फिर सकते हैं ना, और चल फिर सकते हैं, दैट मींस दे आर मेड अप ऑफ सेल, इजंट इट, क्योंकि सेल है तभी हम एक ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, लिविंग। तो यहां से पिक्चर में आया मेरे बच्चों लिविंग सेल। नेक्स्ट है अबाउट रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था, ब्रेन ऑफ द सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो ये तीन साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, रॉबर्ट हुक, एंटोन वॉन लेवेनहुक एंड रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक और साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, दैट इज रामाचंद्रन। अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट में कहीं नहीं दिया हुआ है, ऐसा कभी क्वेश्चन भी नहीं आया हुआ है, बट रामाचंद्रन का पिक्चर दिया हुआ है और वहां पर लिखा हुआ है कि इन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन दिया हुआ था। तो ये चीज याद रखनी है, ये तो टेक्स्ट में है तो ऑब्वियसली ये चीज याद रखनी है। ओके, सो इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, हिस्ट्री तो हमने कर लिया, हिस्ट्री पढ़ लिया, लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट इज सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे श्लीडन एंड थियोडर श्वान, इजंट इट। ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है बच्चों। तो ये जो एक 2018 या 19 में क्वेश्चन आया था कि श्लीडन क्या है, कहां के साइंटिस्ट हैं, तो वी नो दैट जर्मनी के हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, जर्मन बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट का मतलब बच्चों इन्होंने क्या पढ़ा है, जनरली प्लांट सेल, बॉटनी इज विथ रिस्पेक्ट टू प्लांट सेल। श्वान कौन थे, ये ब्रिटेन के थे, तो इनको क्या बोलते हैं, ब्रिटिश जोलॉजिस्ट। जोलॉजिस्ट मतलब पर्टिकुलरली क्या पढ़ते होंगे, अबाउट एनिमल सेल्स। तो इन्होंने 1838 में एक लाइन दी थी और कहा था कि प्लांट सेल्स किसके बने होते हैं, प्लांट सेल्स आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, they are made of different types of cells, जो आगे जाकर के क्या बनाते हैं, that form tissue। जैसे आप पढ़ोगे एनाटॉमी में, वी हैव परमानेंट टिश्यू, 9th क्लास में पढ़ा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वो टिश्यू क्या है, दे आर ग्रुप ऑफ सेल्स, और वो ग्रुप ऑफ सेल्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं बच्चों, प्लांट में। तो उन्होंने ये बातें कही थी इन 1838। सिमिलरली श्वान जो ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1839 में कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस कही थी। क्या कंक्लूड किया था इन्होंने सबसे पहली बात जो कंक्लूड की थी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक थिन मेम्ब्रेन होती है बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो यस, लेट्स राइट दिस, प्रेजेंस ऑफ थिन आउटर मेम्ब्रेन, एंड दिस थिन आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है, ये एनसीईआरटी लिखती है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल्दो ये जोलॉजिस्ट थे, बट इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी विथ रिस्पेक्ट टू प्लांट सेल, दैट सेल वॉल इज यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। क्योंकि आपको पता है एनिमल सेल के पास, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। और एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं
they are made of cells and its product. सारी बातें तो कह दी सेल थ्योरी में, जो बट बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि नए सेल बनते कैसे हैं, ये दोनों एक्सप्लेन नहीं कर पाए. सो दे बोथ डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड. इसीलिए बच्चों को इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई करना पड़ा. और मॉडिफिकेशन का काम किसने किया था बच्चों? एक दूसरे साइंटिस्ट ने, जिसको हम बोलते हैं रुडोल्फ वर्चोव. चलो रीड करते हैं इस लाइन को. इस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म, जो भी हमने लिखा है. इसीलिए रुडोल्फ वर्चोव 1855 में सबसे पहली बार एक्सप्लेन किया था कि जो नए सेल्स बनते हैं दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ओमनी सेलुला ई सेलुला. इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल बच्चों, एक अमीबा है ना, एक अमीबा, ये एक सेल है, यूनिसेलुलर सेल. ये क्या करता है? डिवाइड कर जाता है टू फॉर्म व्हाट? टू डॉटर सेल. तो बच्चों ये जो डॉटर सेल बना, ये कहां से बना है? आसमान से तो टपका नहीं है. कहां से बना है? जो पहले से सेल प्री एग्जिस्ट कर रहा था, ये उनके डिवीजन से बने हैं. एंड दिस इज द रीजन व्हाई डू वी से दैट द न्यू सेल्स व्हिच आर फॉर्म्ड दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों कि सेल थ्योरी किसने दी थी, तो यू आर गोना मार्क श्लीडन एंड श्वान. बट अगर क्वेश्चन आए कि मॉडिफाइड सेल थ्योरी किसने दी थी बच्चों, तो यू गोना मार्क रुडोल्फ वर्चोव. तो ओवरऑल सेल थ्योरी की पिक्चर हो गई मॉडिफाई. एंड मॉडिफाइड थ्योरी को हम कैसे समझेंगे? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल. ये जो हमने पुरानी सेल थ्योरी से पॉइंट उठाया. नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है. जितने भी सेल्स हैं दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. ये रुडोल्फ वर्चोव ने पॉइंट दिखाया. और जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि जो भी एक्टिविटीज हमें ऑर्गेनिज्म में दिखाई देती हैं दे आर द आउटकम ऑफ सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरैक्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल. इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैं अभी आपको समझा रही हूं, एक्सप्लेन कर रही हूं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा मेरे हैंड्स के मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं और मेरे फेस का, पर्टिकुलरली माउथ का मूवमेंट दिखाई दे रहा है. बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मेरे अभी इस शरीर में सिर्फ हैंड और माउथ ही एक्टिव है. मैं इतना बोल पा रही हूं क्योंकि मेरे अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग सर्टेन सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज. तो जो आपको एक ऑर्गेनिज्म में बाहरी रूप से एक्टिविटी दिखाई देती है, दैट माइट बी बिकॉज ऑफ सम टोटल ऑफ all the activities which is running inside the cell. So we covered the cell theory, we covered the modified cell theory. Now let's talk about the overview of cell. ये हेडिंग है ना एनसीईआरटी में. इस ओवरव्यू ऑफ सेल का क्या मतलब है? देखो यार, 9th क्लास में हमें पढ़ाया जाता था, एक कराते थे अनियन पील सेल का एक्सपेरिमेंट. करते थे ना हम, अनियन की ले जाते थे अनियन को और उसकी एक पतली सी स्किन उतारते थे, क्योंकि अनियन क्या है? एक प्लांट सेल है. तो एक टिपिकल प्लांट सेल को समझाने के लिए हमारे बायोलॉजी टीचर हमसे ये एक्सपेरिमेंट कराते थे. तो हमें क्या दिखता था माइक्रोस्कोप के अंदर? क्योंकि एक टिपिकल प्लांट सेल है तो ऑब्वियसली इसके पास क्या दिखेगा? पहली बात तो सेल वॉल दिखेगा जो सबसे बाहर की तरफ होगा. सेल वॉल के अंदर आपको क्या दिखाई देता था बच्चों? याद करो, आपको दिखाई देता था प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है. और क्योंकि ये प्लांट सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, आपको इसके अंदर क्या दिखाई देगा? न्यूक्लियस. तो ये एक टिपिकल प्लांट सेल की बात है. और इनको अगर एनिमल सेल समझाना होता था बायोलॉजी टीचर को, तो ये किसका एग्जाम्पल लेते थे? ह्यूमन चीक सेल का. बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा. तो ह्यूमन चीक सेल क्या है? ये हम क्यों पढ़ते थे? टू स्टडी अ टिपिकल एनिमल सेल. वी आर व्हाट? वी आर ऑल्सो सोशल एनिमल. तो हमें क्या दिखाई देगा? हमें सेल वॉल दिखाई नहीं देगा, बिकॉज सेल वॉल फीचर होता ही नहीं है एनिमल का. हमें सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगा अलोंग विथ न्यूक्लियस. इजंट इट? तो ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है एक टिपिकल प्लांट सेल में और एक टिपिकल एनिमल सेल में. और हमने ये बोला बच्चों कि प्लांट और एनिमल दोनों के पास न्यूक्लियस है. तो यहां से एक और बात समझ में आती है
कि ऑर्गेनिजम्स को या सेल को दो हिस्से में डिवाइड किया जाता है ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, और यू कैन से न्यूक्लियस किस तरीके से मौजूद है। तो चलो आओ इसको भी समझ लेते हैं बच्चों कि जो सेल होता है, सेल दे आर पर्टिकुलरली ऑफ टू टाइप्स, और ये किस बेसिस पर होगा, किस बेसिस पर, न्यूक्लियस के बेसिस पर। लिख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो जो दो टाइप के सेल हैं, वन इज अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड द अदर वन इज यूकैरियोटिक सेल। अगेन हम वर्ड को तोड़ेंगे बच्चों तो हमें मतलब निकल करके आएगा। प्रोकैरियोट में आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है प्रो। प्रो का मतलब क्या होता है बच्चों, बिफोर, और यू कैन इवन से प्रिमिटिव। बिफोर का मतलब पहले, और पहले की बातें करते हैं तो पुरानी ही बातें करते हैं, है ना। और कैरियोटिक वर्ड को रिलेट करो कैरियन से। कैरियन का मतलब यहां पर क्या होता है, न्यूक्लियस। तो कहने का क्या मतलब है कि जो इनके पास न्यूक्लियस नाम की चीज होती है वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होती है। व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव न्यूक्लियोलस, दे डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर मेम्ब्रेन, दैट इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसीलिए हम प्रोकैरियोटिक सेल को पुराना, प्रिमिटिव, या कह सकते हो नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वाला सेल कहते हैं। यूकैरियोटिक के अगर हम वर्ड को तोड़ेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा। यू का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रू। ट्रू मतलब सच्चा वाला न्यूक्लियस, सबसे अच्छा वाला न्यूक्लियस कहां मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल के पास। सो वी कैन राइट ट्रू और वी कैन राइट अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। और यहां पर प्रोकैरियोटिक में लिख लो नॉट वेल डिफाइंड। साथ ही साथ बच्चों नोट्स बनाते रहोगे तो आपका काम यहीं पर खत्म हो जाएगा, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, वैसे तो हम अभी पढ़ेंगे बच्चों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, बट देयर आर सर्टेन कॉमन थिंग्स जो इनमें और इनमें मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड व्हाट आर दोस कॉमन थिंग्स? कॉमन थिंग्स के बारे में लिख लेते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी चीज है जो दोनों में मिलती है, और एक और खास बात है कि ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है दोनों के केस में। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, रिसेंट ईयर में भी पूछा गया है। लिखवाऊंगी ये पॉइंट्स, अभी तो हम सिर्फ लिख रहे हैं कॉमन चीज प्रेजेंट क्या है। इसके बाद इनके पास राइबोसोम्स भी दोनों के पास होते हैं। वो अलग बात है कि एक के पास 70S होगा, एक के पास 80S होगा, बट होते तो दोनों के पास है। इसके अलावा इनके पास एक और कॉमन चीज है, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है बच्चों, दैट इज द मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज। इसका क्या मतलब है? एरेना का मतलब होता है बच्चों एरिया से रिलेट करो। दैट मीन्स ज्यादातर जो सेल की एक्टिविटीज चलती है वो कहां पर चलती है, साइटोप्लाज्म में। फॉर एग्जाम्पल, आप सबको पता होगा अबाउट ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब टूटना। हम ग्लूकोज खाते हैं ना, उसका टूटना कहां चलता है हमारे सेल के अंदर, वो चलता है साइटोप्लाज्म में। तो ये तीन कॉमन चीज हैं जो दोनों में ही दिखाई देंगी, ऑल्दो देयर माइट बी सर्टेन सॉर्ट ऑफ डिफरेंसेस। वो डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे जैसे जैसे टॉपिक्स में आगे मूव करेंगे। क्लियर है मेरे बच्चों? अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ आई टॉक अबाउट द सेल साइज, तो बच्चों जो सेल साइज होती है ना वो भी वेरी करती है। मैं ये नहीं कह सकती कि जितने भी दुनिया में सेल मौजूद हैं वो सारे सेम साइज के होंगे, नहीं, द साइज विल वेरी। फॉर एग्जाम्पल, हमारी एनसीईआरटी ने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की जो साइज दे रखी है बच्चों, दैट इज 0.3 माइक्रोमीटर, एंड इसीलिए हम इसको एनसीईआरटी क्या लिखती है, स्मॉलेस्ट सेल। तो स्मॉलेस्ट सेल देखो साइज क्या है, 0.3 माइक्रोमीटर। इसके अलावा एक लॉन्गेस्ट सेल होता है। लॉन्गेस्ट सेल की साइज किसको बोलते हैं? लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल को। सर से लेकर के पांव तक मौजूद है, जा रही है, लॉन्गेस्ट है। लार्जेस्ट सेल किसको बोलते हैं? द लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग। तो ये तीन आपने याद रखनी है, आपको पता होना चाहिए, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन्होंने एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल का भी दे रखा है।
बैक्टीरियल सेल की जो एवरेज साइज होती है बच्चों, वो क्या दे रखी है? एवरेज साइज ऑफ बैक्टीरिया, एवरेज साइज ऑफ बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर, और आरबीसी की जो साइज दे रखी है दैट इज 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। तो ये सारी बातें आपको टेक्स्ट में एनसीईआरटी के मिल जाएंगी। बच्चों एक और चीज है जो आपने ध्यान में रखनी है, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो एग्जाम्पल्स इन्होंने दे ही रखा है, बट इसके अलावा इन्होंने डायग्राम भी दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, हम टेक्स्ट पढ़ पढ़ के निकल लेते हैं, बट इससे आ जाता है क्वेश्चन। जैसे हमारी एनसीईआरटी ने एवरेज बैक्टीरिया का डायमेंशन 3 से 5 दे रखा है और टिपिकल बैक्टीरिया का 1 से 2 दे रखा है, तो आपको यह भी याद होना चाहिए। हो सकता है कभी आपको ऑप्शन में 3 से 5 मिले ही ना, और आप वहां सोचने बैठ जाओ यार 3 से 5 तो दिया ही नहीं, क्या मार्क करूं, तो वहां पे आपने मार्क करना पड़ेगा 1 से 2 माइक्रोमीटर। ऑब्वियसली दोनों ऑप्शंस नहीं होगा, एक ही ऑप्शन दिया होगा, दोनों ऑप्शन होगा तो ये उनकी गलती है, यू विल गेट बेनिफिट ऑफ डाउट। ओके, इसके अलावा देखो पीपीएलओ, अभी हमने पढ़ा कि माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है 0.3 माइक्रोमीटर, बट यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर, छोटा हो गया ना बच्चों। पीपीएलओ इज अ टाइप ऑफ योर माइकोप्लाज्मा ओनली, ठीक है, तो आपने ये वाली डायमेंशंस भी याद रखनी है। अगर वैसे स्मॉलेस्ट सेल पूछे, मार्क माइकोप्लाज्मा, बिकॉज एनसीईआरटी लिखती है और एनसीईआरटी हमारे सर आंखों पर। ओके, वायरसेस की साइज बहुत सारे बच्चों को देखो नहीं पता होगी क्योंकि ये डायग्राम नहीं देखे। और टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का क्या होता है, 10 से 20 माइक्रोमीटर। तो ऐसे क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग में बहुत आते हैं, ठीक है। तो हमने देखा एक ओवरव्यू ऑफ सेल में कि ऑर्गेनिजम्स और सेल कैन बी ऑफ 2 टाइप डिपेंडिंग न्यूक्लियस कैसा है, और सारे के सारे सेल्स की जो साइज है वो सेम नहीं होगी। जैसे साइज सेम नहीं है बच्चों, शेप भी सेम नहीं होती, सेल शेप वेरी करता है। बच्चों ये जो डायग्राम है ये भी एनसीईआरटी का है, जो आपको बहुत ध्यान से करना है, बिकॉज ये भी मैच द फॉलोइंग टाइप में आ सकता है। या तो व्हाट दे कैन डू, दे विल रिमूव द लेबलिंग एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन से सेल है। तो देखो यहाँ पर आरबीसी बनी हुई है जिसका शेप राउंड एंड बाइकनकेव है, डब्ल्यूबीसी बनी हुई है जो हमारे में फाइटिंग सेल्स होते हैं, उनका शेप अमीबॉइड है। अभी आप एपिथेलियल टिश्यू ज़ूलॉजी में पढ़ लिए होगे तो वहां पर आपने पढ़ा होगा क्यूब लाइक हो सकते हैं, कॉलम लाइक हो सकते हैं। नर्व सेल आपको पता है, देखो ब्रांचिंग दिखाई दे रही है और बहुत बड़ी होती है क्योंकि सर से लेकर के पांव तक जाना है इनको। और यहां पर ट्रैकीज देखो, जाइलम पानी पहुंचाता है तो देखो इलोंगेटेड है। मीजोफिल सेल कहां होती है बच्चों, लीव्स में होती है, लीव्स की सेल को हम मीजोफिल सेल बोलते हैं, और ये कैसी होती है, राउंड एंड ओवल। तो जिस तरीके का सेल जहां पे ये मौजूद है उसके हिसाब से इनका शेप है, क्योंकि उनको इसी हिसाब से करना है काम, ठीक है। तो सेल साइज भी वेरी करती है, सेल शेप भी वेरी करती है। सो वी हैव टेकन द इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ द सेल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बच्चों, वी विल टॉक अबाउट एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है। सो लेट्स राइट अबाउट टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल बच्चों अगर हम बात करें, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या बिफोर, और कैरियोटिक वर्ड आया कैरियन से जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। दैट मींस इनके पास प्रॉपर्ली डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। तो इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे बच्चों, क्या क्या आएगा इसमें, इसमें आएंगे सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया। दे आर गोइंग टू इंक्लूड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी कौन कौन से एग्जाम्पल्स लिख देते हैं हम एक दो। फॉर एग्जाम्पल बीजीए। बीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, बीजीए का फुल फॉर्म होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होती हैं, फोटोसिंथेटिक होती हैं, या हम इनको और क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। इसके अलावा और क्या आएगा, इसके अलावा आएगा हमारा स्मॉलेस्ट सेल जिसको हम बोलते हैं बच्चों माइकोप्लाज्मा। और इसके अलावा और हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, पीपीएलओ, दैट इज प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे सेल्स किसके अंदर आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। चलो एग्जाम्पल तो हमने लिख लिया, चलो अब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। जैसे यार प्रोकैरियोटिक सेल में आ क्या रहा है, बैक्टीरिया। क्या तुम इस बैक्टीरिया को हमने आंखों से देख सकते हो, भले कितने पावर के चश्मे लगा लो तुम बैक्टीरिया को नहीं देख सकते। व्हाई, बिकॉज दे आर लिटरली वेरी माइक्रोस्कोपिक। हमारे टी शर्ट पर, चेयर पर, हाथों पर, किताबों पर न जाने कितने बैक्टीरिया होंगे बच्चों, थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया, बट वी कैन नॉट लिटरली सी। साइज बहुत छोटी है, तो इनको कहां देखना पड़ता है, हमें अपने आप को ज्यादा अच्छे से देखना है तो हम और सेल्फी जूम करके अपने आप को देख लेते हैं। तो बैक्टीरिया भी यार अपनी सेल्फी लेता है किसके अंदर जाकर के, माइक्रोस्कोप के अंदर जाकर के। तो क्यों, क्योंकि ये इनकी जो साइज होती है दैट इज लिटरली वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर इन साइज।
साइज बहुत छोटी है, कहने को ये यूनिसेल्युलर है, तो क्या हो गई, कॉम्प्लेक्सिटी तो नील बट्टा सन्नाटा, है ही नहीं कोई कॉम्प्लेक्सिटी। और बच्चों कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है तो डिवीजन बहुत फास्ट होगा, तो दे मल्टीप्लाई वेरी फास्ट, दे मल्टीप्लाई वेरी फास्ट एज कंपेयर टू द यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में हम अपनी बात करें तो हमारे पास भर भर के सेल है, तो कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है हम, तो हमारे में जो डिवीजन है बच्चों टाइम लगता है, इतना सरल नहीं है जैसा बैक्टीरिया में होता है। बैक्टीरिया में मल्टीप्लिकेशन इट इज वेरी वेरी फास्ट। इसके अलावा अगर हम इनकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें बच्चों, तो चाहे कोई भी बैक्टीरिया हो, वैसे तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बैसिलस वाला हो सकता है, विब्रियो वाला हो सकता है तो बहुत सारे डिजीजेस भी अलग अलग कॉज करते हैं, बट इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, क्या कहते हैं हम, इनका ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट इज फंडामेंटली सिमिलर। क्यों? क्योंकि है भी यूनिसेल्युलर एंड मोर ओवर है तो प्रोकैरियोटिक ना, तो ऑर्गेनाइजेशन तो सिमिलर हो गई। अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चों, इनका जो शेप होता है ना, शेप कर सकता है वेरी। कितने शेप्स हो सकते हैं इनके में? इनके में 4 पॉसिबल शेप्स हैं बैक्टीरिया के। सो नंबर 1 जो हम लिखेंगे दैट इज ऑफ रॉड शेप, दैट इज ऑफ रॉड शेप। और उस रॉड शेप बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? रॉड शेप बैक्टीरिया को बोलते हैं बच्चों बैसिलस। क्या बोलते हैं? बैसिलस। इसके अलावा एक होता है सर्कुलर शेप, सर्कुलर शेप या यू कैन से राउंड, वो कौन सा होता है? कोकस। फिर एक बच्चा होता है कॉमा शेप। कॉमा शेप वाले का नाम क्या होता है? कॉमा शेप वाले का नाम होता है विब्रियो। और फोर्थ जो हम लिखेंगे दैट इज ऑफ स्पाइरल शेप। तो 4 शेप हो गए, और स्पाइरल शेप वाले का नाम क्या होता है बच्चों? स्पाइरलम। क्या नाम होता है? स्पाइरलम। तो दिस 4 शेप्स आर पॉसिबल। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताऊं, ये जो शेप्स होते हैं ना बच्चों, ये आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, आपको मान लो कोई इंफेक्शन हो गया, बीमार पड़ गए हो, आप गए डॉक्टर के पास, आपने बोला भैया मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर साहब आप मुझे देख लो। उसने देखा, आपके टेस्ट वगैरह किए, उनको समझ में आया कि आपको किसी बैक्टीरिया से इंफेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल वो इंफेक्शन बैसिलस से था, उसने बड़े मजे में आपको बैसिलस वाला एंटीबायोटिक दे दिया। आप आए, आपने घर में जाकर के यार तो दवाई खाई तो आपको कोई असर ही नहीं हुआ, तो तुमने सोचा यार किस घटिया डॉक्टर के पास चले गए, है ना, दवाई भी दी, असर भी नहीं कर रहा है। यार वो डॉक्टर घटिया नहीं है, हुआ क्या, वो बैसिलस वाला जो फॉर्म था वो फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट हो गया कोकस में। तो एंटीबायोटिक तो उसने बैसिलस की दी थी ना यार, तो कोकस पे इफेक्टिव कैसे होगी, है ना। तो डॉक्टर खराब नहीं था, और तुम भी फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले हो, तो इतने जल्दी जज नहीं करना चाहिए, है ना। तो यस, इस शेप चेंजिंग नेचर को लिख लेते हैं। इस शेप चेंजिंग नेचर को क्या बोलते हैं बच्चों? शेप चेंजिंग नेचर। ये बैक्टीरिया का नेचर होता है कि वो अपना शेप चेंज कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्लियोमॉर्फिक नेचर। दैट इज कॉल्ड एज प्लियोमॉर्फिक नेचर। ठीक है बच्चों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डू दे हैव सेल वॉल? यस, सेल वॉल इनके पास होता है। सेल वॉल प्रेजेंट। किसको सराउंड करेगा सेल वॉल? हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट ये जरूरी नहीं है कि बच्चों हर ऑर्गेनिज्म मतलब हर बैक्टीरिया के पास सेल वॉल हो। इनके एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे एक बैक्टीरिया होता है माइकोप्लाज्मा, उसमें सेल वॉल नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चों, इनके पास भी एक फ्लूइड मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि साइटोप्लाज्म तो दोनों के पास ही होता है, तो इनके पास भी एक फ्लूइड मैट्रिक्स है, दैट इज साइटोप्लाज्म। बट डिफरेंस ये है कि हमारे पास जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी मिलेंगे, बट क्योंकि ये प्रोकैरियोट है तो देयर इज नो double membrane, there is no double membrane bound organelles. डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में कौन कौन आ गया? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में बच्चों 3 एग्जाम्पल आपको पर्टिकुलरली याद रखने हैं। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया का याद रखना है, विच इज नॉट देयर इन बैक्टीरिया। इसके अलावा जो आपने याद रखना है दैट इज प्लास्टिड, ये भी नहीं होता। एंड न्यूक्लियस तो बच्चों वैसे भी नहीं होता, क्योंकि ये तो प्रोकैरियोट है।
है ना। तो ये तीनों चीजें यहां पर नहीं होती है। ना इनके पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, ऐसा नहीं कि इनके पास डबल मेम्ब्रेन ही नहीं होते, डबल मेम्ब्रेन तो नहीं होते हैं बट सिंगल मेम्ब्रेन भी नहीं होता। नो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, नो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में कौन आ जाएगा बच्चों? लेट्स राइट दिस। सबसे पहले देयर इज नो ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, देयर इज नो गोल्जी, देयर इज नो लाइसोसोम, क्योंकि ये सारे क्या हैं? ये सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनल्स हैं। देयर इज नो वैक्यूल, ट्रू वैक्यूल नहीं होता, ठीक है। देयर इज नो माइक्रो बॉडीज, माइक्रो बॉडीज भी बच्चों तीन तरीके की होती हैं, वी विल स्टडी, ठीक है। तो ना ये सिंगल मेम्ब्रेन वाले मिलते हैं ना ये डबल मेम्ब्रेन वाले मिलते हैं। इनके पास ना ऑर्गेनल के नाम पर एकमात्र प्रेजेंट होती है चीज, एंड दैट इज राइबोसोम। तो वी कैन राइट ओनली राइबोसोम प्रेजेंट। राइबोसोम इज द ओनली ऑर्गेनल, राइबोसोम इज द ओनली ऑर्गेनल प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट। अच्छा, अगर ये भी ऑर्गेनल है, अभी हमने ऊपर लिख दिया कि यहां पर डबल मेम्ब्रेन भी नहीं है, यहां पर सिंगल मेम्ब्रेन भी नहीं है, फिर हम ये बोल रहे हैं कि राइबोसोम प्रेजेंट है, और ये भी हम बोल रहे हैं बच्चों कि राइबोसोम एक ऑर्गेनल है, तो ये क्या है? ये कुछ समझ में नहीं आया। तो बच्चों इसमें दिक्कत इसलिए है क्योंकि राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, देयर इज नो मेम्ब्रेन। तो इनके पास एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है राइबोसोम। तो तीन फीचर तो कॉमन हमने पहले भी पढ़ रखे थे, साइटोप्लाज्म होता है प्रो के पास भी यू के पास भी, राइबोसोम होता है प्रो के पास भी यू के पास भी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है प्रो के पास भी यू के पास भी। बस ये डिफरेंस है पर्टिकुलरली इन ऑर्गेनल्स का, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे मिलते हैं बच्चों? यूकैरियोट्स में मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इनके पास डिवीजन वाले जो ऑर्गेनल्स होते हैं लाइक सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स, ये भी नहीं मिलते हैं। सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स ये भी नहीं मिलते हैं, दीज आर ऑल्सो एब्सेंट। ये कहां पर मिलेंगे आपको? यूकैरियोटिक सेल में और पर्टिकुलरली एनिमल सेल में, विच हेल्प्स इन डिवीजन। तो ये हमने ऑर्गेनल्स वगैरह की बात कर ली बच्चों। अपार्ट फ्रॉम दिस वी नो दैट कि इनका जो न्यूक्लियस तो होता नहीं, तो वी जस्ट राइट देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो साइटोप्लाज्म में क्या होता है बच्चों? साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है ना। और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो भी तुम्हारा डीएनए होता है इनके पास, दैट इज नेकेड। दिस इज ऑल्सो देयर इन द एनसीईआरटी बिकॉज इनके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। बच्चे यही बोलते हैं क्योंकि एनसीईआरटी ने नेकेड के बाद कॉमा करके लाइन लिखी हुई है। बट नेकेड असली में क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज देयर इज नो हिस्टोन प्रोटीन। अब ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? ये कोई नई प्रोटीन आ गई मार्केट में। बच्चों जैसे हम अपनी बात करें, हमारा डीएनए ना एक दुपट्टे के बराबर का बड़ा है, 2.2 मीटर। यार हमारे सेल भी इतने बड़े नहीं है कितने बड़े डीएनए को एकोमोडेट करें। हमारे सेल की जो न्यूक्लियस की साइज है ना, वो बहुत बहुत छोटी है। तो इतने छोटे सेल में, इतने छोटे न्यूक्लियस में इतना बड़ा डीएनए कैसे आया है? पैकेज करके। यार जैसे हम कहीं जाते हैं ना, भर भर के कपड़ा ले जाना है ना, हर चीज का मैचिंग ले जाना है। सामान सूटकेस छोटा है तो हम उसको कैसे करते हैं? एडजस्ट करते हैं, हम उसको पैकेज करते हैं। सिमिलरली इतने बड़े डीएनए को इतने से छोटे न्यूक्लियस के अंदर पैकेज किया जाता है। तो पैकेजिंग वाली प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन। अब बेचारे ये तो यूनिसेलुलर है ना, बड़े छोटे से ऑर्गेनिज्म है, तो इनको एज सच इस पैकेजिंग प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है बैक्टीरिया में। इसीलिए हमने लिखा हुआ है देयर इज नो हिस्टोन प्रोटीन, और इसीलिए हम क्या बोलते हैं? डीएनए इज नेकेड। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है। क्लियर है? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल, कि एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल दिखता कैसा है। वैसे तो बहुत खूबसूरत होता है। अगर तुम ये वाला डायग्राम देखोगे तो कहोगे मैम ये बैक्टीरिया कितना खूबसूरत है। बिल्कुल खूबसूरत है, देखो कितना कलरफुल है, सारे कुछ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, बट इसको ड्रॉ करना इजी नहीं है। बच्चों अगर मैं आपको इस तरीके के डायग्राम्स दिखाऊंगी ना, तो आपको समझाने के लिए दिखाऊंगी। आपको ड्रॉ वही डायग्राम करने हैं जो मैं क्लास में ड्रॉ कर रही हूँ, बिकॉज दैट इज इजी टू ड्रॉ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल, तो सबसे बाहर देखो बच्चों, जो लाइन मैंने बना रखी है ये क्या है? ये है तुम्हारी एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल की आउटर मोस्ट लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स इज फॉलोड बाय द प्रेजेंस ऑफ
सेल वॉल, एंड सेल वॉल के अंदर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तुम्हें दिखाई दे रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक जगह देखो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस नहीं होता, अंदर की तरफ धंस जाता है, और इस धंसे हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? इस धंसे हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं मीसोसोम। So mesosome, they are nothing, they are the extensions of the plasma membrane. तो बाहर आपको 3 कवच दिखाई दे रही हैं, किसकी किसकी? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और कवच को हम क्या बोलते हैं यहां पर? ये तीनों लेयर दे फॉर्म सेल एनवेलप। दे फॉर्म व्हाट बच्चों? दे फॉर्म सेल एनवेलप ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो अगर आपसे जवाब पूछा जाए कि बैक्टीरियल सेल के पास कितने एनवेलप है, तो आपको कहीं और दिखाई दे रहा है? नहीं, जो एक लौता एनवेलप प्रेजेंट है। बट एक लौता एनवेलप कितने लेयर का है बच्चों? 3 लेयर, जिसमें सबसे बाहर कौन है? ग्लाइकोकैलिक्स, फॉलोड बाय सेल वॉल एंड देन इट इज फॉलोड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये तो हमने बाहर बाहर की बात की। अंदर क्या मौजूद होगा? अंदर इसके मौजूद होता है बच्चों, इनके पास न्यूक्लियस तो है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास अपना डीएनए भी नहीं होगा। डीएनए होता है, वो डीएनए साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है, और उस बिखरे हुए साइटोप्लाज्म, बिखरे हुए डीएनए को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियोइड, जिसको हम और क्या बोलते हैं? जीनोफोर। क्या बोलते हैं? जीनोफोर। इसके अलावा कुछ कुछ बैक्टीरिया के पास बच्चों देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्पेशल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। तो ये तो हमने बात कर ली डीएनए की। डीएनए के अलावा इनके पास और क्या प्रेजेंट होता है? इनके पास प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। आप देखो, राइबोसोम्स में जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपका करके दिखा रही हूं, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि राइबोसोम जो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहां पर राइबोसोम्स कैसे वाले होते हैं बच्चों? 70S। अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चों, इनके पास प्रेजेंट होती हैं कुछ इंक्लूजन्स बॉडी। ये सारे जो नाम लिख रहे हैं ना बच्चों, ये एक एक करके हमें सारे पढ़ने हैं, तो टेंशन ना लेना। अभी तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं क्या क्या चीज प्रेजेंट है। क्या बोलते हैं इनको? इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, ये तो ऑब्वियसली इनका फ्लूइड मैट्रिक्स है, और इस फ्लूइड मैट्रिक्स को हम नाम क्या देते हैं बच्चों? इन फ्लूइड मैट्रिक्स को नाम दिया जाता है साइटोप्लाज्म, जो तुम्हारा इसमें भी मिलेगा और जो तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा। अब इनके अलावा इनके पास प्रेजेंट होता है आरएनए। कौन सा आरएनए? दिस इज एमआरएनए। और इस एमआरएनए पर क्या लग जाता है बच्चों? इस एमआरएनए पर लग जाते हैं राइबोसोम्स। तो जब एमआरएनए पे राइबोसोम्स लग जाते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम पॉलीसोम, या इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। ये तो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की है कि एक बैक्टीरिया के इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें क्या मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया के सरफेस पे हमें क्या मिल सकता है। तो देखो, पिछले डायग्राम में भी देखो, आपको ये सारा आउटग्रोथ दिखाई दे रहा है। दिख रहा है ना आउटग्रोथ बच्चों? जैसे देखो, तुम्हें यहाँ पर फ्लैजिला, ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? फ्लैजिला। और यहां पर ये छोटा छोटा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो कि क्या है? पिलाई। तो वो ड्रॉ कर लेते हैं अब हम। अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो लिखा हुआ है वहां पर कि जो फ्लैजिला होती है, दे आर दी एक्सटेंशंस ऑफ सेल वॉल। इसीलिए देखो, मैं सेल वॉल से निकलता हुआ दिखा रही हूं। ठीक है, दिखा दो। दिस बड़ा वाला क्या है तुम्हारा? ये सारे के सारे फ्लैजिला हैं। और जो छोटा वाला स्ट्रक्चर हम बनाते हैं बच्चों, दैट इज व्हाट? दैट इज पिलाई। इन सब का काम क्या होता है? वी विल गेट टू नो। और बच्चों, पिलाई सिर्फ उसी में मिलती है जहां पर प्लाज्मिड प्रेजेंट हो। प्लाज्मिड जहां पर होगा, उन्हीं बैक्टीरिया के पास पिलाई होगी, अदरवाइज नॉट। तो एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये जो जो सारी चीजें लिखी हमने, और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके जेनेटिक मटेरियल की। तो इनका जेनेटिक मटेरियल बच्चों ऑब्वियसली न्यूक्लियस में नहीं होगा, तो कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म में। और इनके जेनेटिक मटेरियल को बोलते क्या है? इनके जेनेटिक मटेरियल को बोलते हैं न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। जैसे अगर हम अपने जेनेटिक मटेरियल की बात करें, तो हमारा जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चों डबल स्टैंडर्ड, लीनियर। अगर हम प्रोकैरियोटिक, एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, तो इनका जो
जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। बच्चों ये डीएस आपको किताबों में भी मिलता है। डीएस का मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड। हमारा लीनियर होता है, देखो ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, दिस इज लीनियर और 2 स्ट्रैंड है इसीलिए इसको लीनियर डबल स्टैंडर्ड बोलते हैं। बैक्टीरिया में 2 तो होते हैं बट कैसे अरेंज है, सर्कुलर, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। तो इनका डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर होता है, और जो मेन होता है ना वो यही होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मेन जीनोमिक डीएनए, जो एक्सप्रेशंस वगैरह कंट्रोल करेगा। अच्छा, इसको मेन क्यों बोल रहे हैं, दैट मीन्स इसके अलावा भी कहीं डीएनए मौजूद है। यस, इसके अलावा भी डीएनए मौजूद है। कहां पर, सर्टेन बैक्टीरिया हैज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। वाई वी से एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्योंकि मेन हमने किसको कह दिया है, मेन तो हमने जीनोफोर को कह दिया है। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए किसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हम बोलते हैं बच्चों प्लाज्मिड को। अभी ड्रॉ किया था ना प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड मेन नहीं है, प्लाज्मिड के पास भी डीएनए है, प्लाज्मिड के पास भी जीन है, बट वो मेन नहीं है, वो एक्स्ट्रा है जो मौजूद है। और इसका काम क्या होता है प्लाज्मिड का, प्लाज्मिड का एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दे प्रोवाइड यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, दे प्रोवाइड यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, और जिसमें से एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है लाइक रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। आप पढ़ोगे बच्चों बायोटेक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड और इनका इस्तेमाल। तो एक फिनोटिपिक कैरेक्टर लिखा हुआ है, फिनोटिपिक मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस होती है, जैसे अभी अभी हमने पढ़ा कि प्लाज्मिड है तभी पिलाई आएगा, अदरवाइज नॉट। तो ये भी एक फिनोटिपिक कैरेक्टर है जो एक बैक्टीरिया को मिलता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड भी बच्चों हमारा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए ही है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए लाइक योर मेन जीनोमिक डीएनए। ये क्वेश्चन भी आता है, याद रखना। तो हमने कवर किया है कि जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है और उसका काम क्या होता है। नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट द सेल एनवेलप और उसके मॉडिफिकेशंस। तो सेल एनवेलप में 3 लेयर आती हैं और तीनों लेयर अपने हिसाब के केमिकल से बनी हुई है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इट इज केमिकली कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, केमिकली कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हम ग्लाइकोकैलिक्स की, ठीक है। सो ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना हुआ है, ग्लाइकोकैलिक्स एक आउटर मोस्ट कवरिंग है, इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग। और ऑब्वियसली बच्चों अगर सबसे बाहर की तरफ है तो सबसे बाहर की तरफ है तो इट इज गोइंग टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। और इसके पास एक खास चीज होती है तो उसकी वजह से ये एडहेसिव प्रॉपर्टी भी रखता है, दैट मीन्स एडहेशन। एडहेशन का मतलब चिपकना। क्यों, क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स दे आर मेड अप ऑफ म्यूकस, दे आर मेड अप ऑफ म्यूकस प्लस पॉलीसैकेराइड, म्यूकस प्लस पॉलीसैकेराइड। इसीलिए हम बोलते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स को दे आर कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकस और पॉलीसैकेराइड को मिला दो तो वर्ड बन के आता है म्यूको और पॉलीसैकेराइड। तो म्यूको एक चिपचिपी लेयर है, म्यूकस एक चिपचिपी लेयर है, और उस चिपचिपी लेयर का इस्तेमाल करते हैं हम एडहेशन प्रॉपर्टी के लिए, एडहेशन चिपकाने के लिए। दे कैन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। कौन कौन से फॉर्म है, एक फॉर्म है इसका स्लाइम लेयर और एक फॉर्म है इसका कैप्सूल। डिफरेंस क्या है, अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूज लेयर के फॉर्म में है तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर। और स्लाइम लेयर का काम क्या होता है, इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट। क्योंकि लेयर्स के फॉर्म में है, दैट इज लूजली अरेंज्ड, तो ये क्या करती हैं, होस्ट सेल से पानी का लॉस और न्यूट्रिएंट का लॉस प्रिवेंट करती हैं। कैप्सूल का काम क्या होता है बच्चों, कब हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल के फॉर्म में है, जब ये बहुत टफ कवरिंग के फॉर्म में हो, बहुत थिक हो, जैसे वो लूज थे ना, ये बहुत टफ होती हैं। और ये क्या प्रोवाइड करती हैं, इट हाइड बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। मान लो बच्चों हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया का अटैक हो रहा है, एक बैक्टीरिया आ गया हमारे अंदर, तो हमारे पास एक फाइटर सेल्स होते हैं जिसको हम WBC बोलते हैं।
तो WBC क्या करते हैं बच्चों, उन फॉरेन सेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फटाफट उनको मार देते हैं, इजंट इट। बट यार अगर उन WBC को वो दिखाई ही ना दे तो वो मारेगा कैसे? भैया मैं तुम्हें चाटा तभी लगा पाऊंगी ना जब मैं तुम्हें देख पाऊं। तुम मिस्टर इंडिया बन के घूमते रहोगे, मैं तुम्हें देख ही नहीं पाऊंगी तो मारूंगी कैसे? सिमिलरली अगर एक WBC बैक्टीरिया को देख ही नहीं पाएगा तो मारेगा कैसे? और क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि बैक्टीरिया के पास अगर कैप्सूल होता है तो वो उसको होस्ट के इम्यून सिस्टम से छुपा लेता है। तो ये फायदा होता है कैप्सूल का, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट प्रोवाइड्स, जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना कि बैक्टीरिया को एडेशन किससे मिलती है, वो तो हमें पता है ग्लाइकोकैलिक्स से मिलती है, बट अगर ग्लाइकोकैलिक्स ऑप्शन में ना हो तो यू विल गो फॉर कैप्सूल, बिकॉज कैप्सूल की ही वजह से उसको चिपचिपापन मिल रहा है जिसकी वजह से वो एडेसिव प्रॉपर्टी रखता है। तो इट प्रोवाइड्स स्टिकी और गमी कैरेक्टर, इट प्रोवाइड्स स्टिकी एंड गमी कैरेक्टर। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेयर ऑफ सेल एनवेलप बच्चों, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। इसके अलावा ग्लाइकोकैलिक्स के अलावा जो नेक्स्ट है हमें पढ़ना है दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल क्या करता है बच्चों, हम सबको पता है, इट प्रोवाइड शेप, शेप के अलावा इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी रिजिड कवरिंग होती है तो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। कैसे? सेल को बर्स्ट होने से बचाता है ना। और सेल वॉल बैक्टीरिया में किसका बना होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ, और यू कैन से इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। अगर मैं इस वर्ड को तोड़ू बच्चों तो फिर से हमें दो वर्ड मिलेगा, एक मिलेगा पेप्टाइडो और एक मिलेगा ग्लाइकन। पेप्टाइडो वर्ड का मतलब क्या होता है? पेप्टाइड। पेप्टाइड तुमने पढ़ा होगा किसके बीच में मौजूद होता है? प्रोटीन। तो यहां से पेप्टाइड से क्या मिला हमें? प्रोटीन। और प्रोटीन क्या होते हैं बच्चों? दे आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, दे आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। तो दैट मीन्स पेप्टाइडो वर्ड किसके लिए है? अमीनो एसिड्स के लिए। और ग्लाइकन वर्ड किसके लिए है बच्चों? ग्लाइकन वर्ड है शुगर के लिए। दो जो इंपॉर्टेंट शुगर इनमें मिलते हैं, क्या नाम है उनका? वन इज नैग एंड वन इज नैम। चलो लिख लेते हैं। नैग दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एंड जो दूसरा शुगर है बच्चों दैट इज नैम। नैम का पूरा नाम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो ये दो शुगर मिलते हैं, इसीलिए वर्ड है यहां पर ग्लाइकन। तो अगर आपसे सीधे भाषा में पूछा जाए बच्चों कि व्हाट इज पेप्टाइडोग्लाइकन, या तुम ये कह सकते हो कि बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना है, तो यार अमीनो एसिड और शुगर से बना है। इसको और क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हो, अब 11th में आ गए हो, तो और घुमा फिरा करके वो 3 इडियट वाला है ना कि व्हाट इज मशीन, सीधी भाषा में तो पसंद आता नहीं प्रोफेसर को, टेढ़ी भाषा में समझना पड़ता है। इसलिए टेढ़ी भाषा में हम इसको बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन, जिसका सरल मतलब निकल करके आता है कि बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना हुआ है? एक शुगर से और एक हमारे अमीनो एसिड से, ठीक है। बट जरूरी नहीं है कि हर बैक्टीरिया के पास सेल वॉल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये एब्सेंट होता है स्मॉलेस्ट सेल में, और स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है? माइकोप्लाज्मा। दैट मीन्स अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको माइकोप्लाज्मा से एक इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि माइकोप्लाज्मा भी इन्फेक्शियस होते हैं, तो उनके पास सेल वॉल तो है नहीं। आप सब ने एक एंटीबायोटिक सुन रखी होगी जिसका नाम होता है पेनिसिलिन, सुना होगा ना बच्चों। तो पेनिसिलिन इज एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को मार देता है, बट पेनिसिलिन उन्हीं बैक्टीरिया पे इफेक्टिव है जिनके पास सेल वॉल होती है। अब इनके पास तो सेल वॉल है नहीं, तो क्या होगा? पेनिसिलिन खाएंगे तो कोई फायदा मिलेगा? नहीं, क्योंकि पेनिसिलिन तो सेल वॉल को मारता, माइकोप्लाज्मा के पास तो सेल वॉल ही नहीं है। दैट मीन्स हमें दूसरी एंटीबायोटिक्स खानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि मर जाएंगे, हमें दूसरी एंटीबायोटिक्स खा करके उस माइकोप्लाज्मा को मारना पड़ेगा। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता, दैट इज वाई देयरफॉर दे आर इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन, जो सबसे पहले एंटीबायोटिक थी जो जिसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल वॉल, किसका बना होता है। अब इसके बाद हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चों कि हमारा जो सेल एनवेलप है ना, वो डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट तरीके का है,
ठीक है, और डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्स करता है स्टेनिंग प्रोसीजर को। इस चीज को देखते हुए एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम, इन्होंने क्लासिफाई कर दिया बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में। एक बैक्टीरिया का नाम क्या दिया, एक बैक्टीरिया को नाम दिया ग्राम पॉजिटिव और दूसरे बैक्टीरिया को नाम दिया बच्चों ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव किस बेसिस पे है, चलो देख लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं बच्चों, वो स्टेन को रिटेन करते हैं, वो स्टेन को रिटेन करते हैं, इसीलिए पॉजिटिव बोलते हैं। ग्राम नेगेटिव स्टेन को रिटेन नहीं करते हैं, डिड नॉट रिटेन दी स्टेन। अब तुम सोच रहे हो कि मैम कौन से स्टेन की बात कर रहे हो, कौन से प्रोसीजर की बात कर रहे हो, तो चलो और डिस्कस कर लेते हैं बच्चों अबाउट द प्रोसीजर ऑफ ग्राम स्टेनिंग। बच्चों ये प्रोसीजर हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, बट हमें पढ़ना पड़ता है चीजों को सरल बनाने के लिए, तो इसको पढ़ लो। आई विल टेल यू तुम्हें याद क्या क्या करना है पर्टिकुलरली। तो ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर में यार सबसे पहले हम बनाते हैं बैक्टीरिया का स्मीयर। क्या बनाते हैं बच्चों, बैक्टीरियल स्मीयर। बैक्टीरियल स्मीयर का मतलब क्या है, पतली सी लेयर। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास स्लाइड सबने देख रखी होगी अपने स्कूल में बायोलॉजी के लैब में, तुम्हें उसमें लेना है बैक्टीरिया। अब तुम जैसे फॉर एग्जांपल दही वाला बैक्टीरिया लो, पूरा का पूरा 1 चम्मच दही रख दोगे ग्लास स्लाइड पे, तो होगा क्या, सारे के सारे बैक्टीरिया एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, है ना। और जब तुम स्टेन करोगे तो तुम्हें माइक्रोस्कोप के अंदर बच्चों कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो व्हाट वी प्रेफर, बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया लोगे, ग्लास स्लाइड के एक कॉर्नर पर रखोगे और दूसरे ग्लास स्लाइड को फैला दोगे तो पतली सी लेयर बन जाएगी, और उसी पतली सी लेयर को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल स्मीयर। अब तुम इसको क्या करोगे, ऑब्वियसली कोई बैक्टीरिया लिया है, मान लो दही वाला ही लिया है, ठीक है, तो उसको सुखाना पड़ेगा। तो व्हाट वी डू एयर ड्राइंग, ठीक है, हवा में सूखने देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको स्टेन करेंगे। यहां पर वैसे तो आपने स्टेन सुना होगा, 2 स्टेन पर्टिकुलरली अपने बायोलॉजी लैब में जो पड़े हुए होते हैं, वन इज सैफरन, वन इज मिथाइलिन ब्लू, बट वो स्टेन का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। इस प्रोसीजर के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रेन क्रिश्चियन ग्राम ने इस्तेमाल किया था, जिसका नाम था क्रिस्टल वॉयलेट। ये चीज आपने याद रखनी है, क्या नाम था बच्चों, क्रिस्टल वॉयलेट। स्टेन कर लिया, कुछ सेकेंड्स तक रखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, स्कूल में भी जैसे हम करते थे बच्चों, स्टेन करते थे तो एक्सेस स्टेन को रिमूव करने के लिए ग्लास स्लाइड को धो देते थे, है ना। तो व्हाट विल डू, will wash up the stain, we will wash up the excess stain। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी स्टेनिंग करेंगे। किसके साथ, इसकी स्टेनिंग करते हैं हम मॉर्डेंट के साथ। और यहां पर मॉर्डेंट कौन होता है, यहां पर मॉर्डेंट होता है आयोडीन। अच्छा, मॉर्डेंट का मतलब क्या होता है, मॉर्डेंट का मतलब होता है टू फिक्स दी डाई। डाई मतलब स्टेन। जो भी हमने क्रिस्टल वॉयलेट स्टेनिंग की थी ना, अगर हम उसको आयोडीन से स्टेन कर देंगे अब उसको, तो वो डाई पूरी की पूरी सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, फंस जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो ये काम होता है मॉर्डेंट का। तो आपने ये याद रखना है कि कौन सा मॉर्डेंट इस्तेमाल हुआ था और कौन सा स्टेन इस्तेमाल हुआ था, दैट इज क्रिस्टल वॉयलेट। नेक्स्ट बच्चों, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी स्टेन करने के बाद आयोडीन से वॉश करेंगे, बट इस टाइम जो वॉशिंग होगी वो पानी से नहीं होगी, वो किससे होगी, अल्कोहल से। अल्कोहल से वॉश करने के बाद व्हाट क्रिश्चियन ग्राम ऑब्जर्व्ड बच्चों, कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया थे जिन्होंने अपना स्टेन रिटेन रखा। मतलब वो माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे अपीयर हो रहे थे, क्रिस्टल वॉयलेट। तो जो बैक्टीरिया अभी भी अल्कोहल से वॉश करने के बाद क्रिस्टल वॉयलेट दिखाई दे रहे थे माइक्रोस्कोप के अंदर, इनको क्या नाम दे दिया गया, ग्राम पॉजिटिव। और जो आधे बैक्टीरिया थे वो तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहे थे, अल्कोहल से वॉश करने के बाद वो हो गए कलरलेस। अब कलरलेस को माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे देखोगे, तो इनको फिर से स्टेन करना पड़ा, किसके साथ, पिंक वाले स्टेन के साथ, जिसका नाम होता है सैफरन। सैफरन से स्टेन किया तो वो कैसे दिखाई देने लगे, वो पिंक कलर के दिखाई देने लगे। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ने क्रिस्टल वायलेट वाला स्ट्रेन उड़ा दिया, रखा ही नहीं, तभी तो वो व्हाइट हो गए, और व्हाइट बनने के बाद तभी तो वो सैफरन कलर चढ़ा उन पे।
है ना। सैफरन कलर चढ़ने का मतलब ही वो कलरलेस हो गए थे, अगर वो ऑलरेडी वायलेट होते तो कलर क्यों चढ़ता, है ना। तो कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया वो अपना स्टेन हटा देते हैं, क्योंकि हटा देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव। तो सवाल ये उठता है बच्चों कि अल्कोहल से वॉश करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि आधे बैक्टीरिया हटा दिया और आधे बैक्टीरिया रखा हुआ। क्या अल्कोहल से वॉश करने के बाद वो बेहोश हो गए, अल्कोहल उनको चढ़ गई, उनको हैंगओवर हो गया, है ना। बच्चे ऐसे ही जवाब देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड दिस। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में अगर तुम डायग्राम देखोगे बच्चों, तो डायग्राम में ही तुम्हें डिफरेंस नजर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और यहां पर जो सबसे बाहर वाली लेयर है दैट इज लिपोपॉलीसैकेराइड। किसकी लेयर है, लिपोपॉलीसैकेराइड। लिपो वर्ड यहां स्टैंड किसके लिए करता है बच्चों, लिपिड के लिए करता है। नेक्स्ट ये वाली किसकी लेयर है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यू कैन जस्ट राइट सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर बच्चों क्या मौजूद है, सॉरी दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो पिंक वाली लेयर है बच्चों दैट इज सेल वॉल। तो यहां पर तुम्हें 3 आउटर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, मतलब 3 लेयर्स दिखाई दे रही है। अगर मैं यहां की बात करूं तो ये तुम्हारा क्या है, सेल वॉल। और सेल वॉल किसका बना होता है बच्चों, सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का। इसके अलावा तुम्हें कभी कभी बुक्स में म्यूरिन भी मिल जाता है, जो इसका दूसरा नाम है, या कभी कभार तुम्हें म्यूकोपेप्टाइड भी मिल जाता है। ऑप्शन में देख लेना क्या तुम्हें मिल रहा है, तीनों ही सही जवाब है विद रिस्पेक्ट टू सेल वॉल। तो आप डिफरेंस देख रहे हो, यहां पर सेल वॉल थोड़ी मोटी है, यहां पर सेल वॉल पतली है ना। दैट मीन्स म्यूरिन का कंटेंट इधर ज्यादा है और म्यूरिन का कंटेंट इधर कम है। पहला डिफरेंस जो आपको दिखाई दे रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों के पास सेम है, एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। तो पहला डिफरेंस जो लिखोगे आप कि यहां पर जो म्यूरिन का कंटेंट है बच्चों दैट इज हाई, वेयर एज यहां पर जो म्यूरिन का कंटेंट है दैट इज लो। और काफी परसेंटेज में फर्क होता है, म्यूरिन कंटेंट लेस। यहां पर होते हैं 70 से 80% का फर्क कंटेंट, और यहां पर होगा 30 से 10% तक, ठीक है। इसलिए थिकनेस वेरी कर रही है। इसके अलावा देखो यहां पर बच्चों एलपीएस की लेयर नहीं दिखाई दे रही है, एब्सेंट, और यहां पर एलपीएस की लेयर दिखाई दे रही है दैट इज प्रेजेंट। और इसी की वजह से फर्क आता है। क्यों, क्योंकि बच्चों आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो लिपिड क्या होती है, लिपिड होती है सॉल्युबल। किस में सॉल्युबल होती है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो अल्कोहल क्या था, अल्कोहल था ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो लिपिड की लेयर उसमें डिसॉल्व हो गई। मतलब क्या है, हमने स्टेनिंग किया तो स्टेनिंग ऑब्वियसली कहां लगेगा, आउटर मोस्ट कवरिंग पर। ग्राम नेगेटिव की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या थी, लिपिड वाली लेयर, तो स्टेनिंग यहां पर लगा था। जैसे ही हमने अल्कोहल से वॉश किया ये लिपिड की लेयर उसमें डिसॉल्व हो गई, तो इधर स्टेनिंग लगी थी, अब यही स्टेन वाली लेयर उतर गई तो ऑब्वियसली दे विल बिकम कलरलेस। यहां पर क्या था, यहां पर स्टेन लगा पेप्टिडोग्लाइकेन में, पेप्टिडोग्लाइकेन का कुछ नहीं कर सका अल्कोहल, तो यहां पर स्टेन रह गया, यहां पर स्टेन हट गया। जैसे यार नॉर्मल सी बात है, मान लो स्कूल में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने स्कूल ड्रेस पहनी है व्हाइट कलर की शर्ट, और किसी बच्चे ने उन पर इंक डाल दिया है, तो ऑब्वियसली इंक कहां लगेगी, आउटर मोस्ट चीज पर। आउटर मोस्ट चीज उन्होंने क्या पहनी है, व्हाइट शर्ट। एक बच्चे ने अपनी व्हाइट शर्ट ही उतार दी, तो व्हाइट शर्ट ही उतार दी तो इंक दिखाई देगा नहीं। सिमिलरली इन्होंने अपनी लिपिड की लेयर ही उतार दी तो ग्राम नेगेटिव, ये रखे रहे अपनी आउटर मोस्ट लेयर को पेप्टिडोग्लाइकेन को, तो ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है जिसको सिर्फ एनसीईआरटी ने एक लाइन में रख के छोड़ दिया है कि इनका जो रिस्पांस होता है स्टेनिंग का वो अलग होता है। तो इतने से हमारा काम नहीं चलेगा बच्चों, और प्रोसीजर में आपको जो याद रखना है, स्टेन का नाम, मॉर्डेंट का नाम, और अल्टीमेटली हम इसको वॉश करते हैं किससे, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों अबाउट योर सेल वॉल। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे बच्चों दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहां पे प्रेजेंट होती है, इनर टू सेल वॉल। बहुत सारे बच्चों को इसमें ही कंफ्यूजन होती है, तो याद रखना इट इज प्रेजेंट इनर टू सेल वॉल। दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी चीज होती है जो स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है यूकैरियोट से, तो इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोटिक सेल, टू दैट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट
It is the absolute requirement of every living organism, of every living organism. ठीक है बच्चों, और आपने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धस गई थी, और उस अंदर की तरफ धसी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? मीजोजोम. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस मीजोजोम? क्यों अंदर की तरफ धसी है? ऑब्वियसली कोई काम होगा. सो लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ मीजोजोम. मीजोजोम का सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है दैट इज रेस्पिरेशन. क्योंकि बच्चों एक चीज सोचो ना, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं. हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया बहुत जरूरी है एटीपी बनाने के लिए, इजंट इट? तो अगर यार इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो क्या ये एनर्जी नहीं लेते होंगे? इनको एटीपी नहीं चाहिए तो काम कैसे करते हैं फिर? एटीपी तो भैया सबको चाहिए. तो इनके पास भले माइटोकॉन्ड्रिया ना हो, इनके पास ये मीजोजोम है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, कहां पर चलती हैं? इनके मेम्ब्रेन में. मीजोजोम भी क्या है? मेम्ब्रेन में. तो सारी एंजाइम जो रेस्पिरेशन के लिए चाहिए वो मिलती हैं इनको यहां पर मीजोजोम में. सो यस, मीजोजोम माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है इन केस ऑफ बैक्टीरिया, एंड दैट इज व्हाई वी से यहां पर ये किस फॉर्म में है? एक्सटेंशंस के फॉर्म में. उसको हम बोलते हैं मीजोजोम्स. इसके अलावा और क्या होता है बच्चों? इनका काम रेप्लिकेशन करवाना डीएनए का, और इनके पास एंजाइम्स होती हैं, और दे ऑल्सो हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन. क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? सेल से कोई चीज बाहर जाएगी, और बाहर जाने को हम क्या बोलते हैं? सिक्रीशन. जैसे हम रोते हैं ना तो कहते हैं टीयर सिक्रीट हो रहे हैं, क्योंकि वो बाहर आ रहे हैं. तो इनका काम सिक्रीशन भी होता है. इसके अलावा दे increase surface area for enzyme action. एक चीज सोचो ना यार, कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सीधी सीधी भी तो हो सकती थी. क्या जरूरत थी इसको अंदर की तरफ धसने की? क्योंकि ये अंदर की तरफ धस करके एक सेल का सरफेस एरिया बढ़ा रही है. याद करो बचपन में एक छोटा सा गेम खेलते थे नोकिया के फोन में, शायद तुम लोगों ने नहीं खेला होगा, तुम लोग बहुत एडवांस बच्चे हो, है ना? तो वो सांप वाला गेम नहीं था जिसमें हम डॉट्स को कनेक्ट करते थे और सांप बड़ी होती चली जाती थी. यार इतनी बड़ी हो जाती थी पर फिर भी हम उसको मरने नहीं देते थे. स्क्रीन से कभी वो स्ट्राइक नहीं कर पाती थी. क्यों? क्योंकि हम इस सांप को गोल 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 घुमाते चले जाते थे. तो जितना ज्यादा हम टर्न देते जाएंगे, हम उतने, कितना ही बड़ा हो, हम उसको एक छोटे से स्पेस में एकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं. सिमिलरली सरफेस एरिया बड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वहां पर एंजाइम का रोल होने वाला है. क्योंकि आप पढ़ोगे बच्चों जूलॉजी में, एंजाइम बेटर वर्क करती हैं जब उनका सरफेस एरिया ज्यादा हो. तो यहां पर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है, उनको बेटर परफॉर्म करने के लिए उनका सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, एंड फॉर दिस रीजन ये अंदर की तरफ एक्सटेंड हो जाते हैं. या तो ये ट्यूब्स के फॉर्म में हो सकते हैं, या तो ये बैग लाइक छोटे से गोल सर्कुलर के फॉर्म में हो सकते हैं, हम उसको वेसिकल्स बोल सकते हैं, या ये लैमेले के फॉर्म में इस तरीके से हो सकते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? लैमेले. इन तीनों फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन हो सकती है. ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. ठीक है, तो हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धस जाता है बच्चों, जिसको मीजोजोम्स बोलते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल का एक कॉमन फीचर है. बट इनके अलावा कुछ अलग तरीके की एक्सटेंशंस मिलते हैं कुछ पर्टिकुलरली बैक्टीरिया में. जैसे इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया other extensions are present. और उन एक्सटेंशंस का नाम क्या है बच्चों? उन एक्सटेंशंस का नाम है क्रोमैटोफोर्स. क्या नाम है बच्चों? क्रोमैटोफोर्स. क्रोमैटोफोर्स में देखो एक वर्ड आ रहा है क्रोमा, आ रहा है ना वर्ड. क्रोमा का मतलब क्या होता है बच्चों? कलर. कलर तुम्हें कब मिलता है? कलर कब मिलता है? जैसे पत्तियों का कलर क्यों है ग्रीन? क्योंकि उनके पास पिगमेंट है. दैट मीन्स इस क्रोमैटोफोर्स के पास भी पिगमेंट प्रेजेंट है. और पिगमेंट क्यों प्रेजेंट होंगे? फॉर फोटोसिंथेसिस. तो ऑब्वियसली मीजोजोम्स तो प्रेजेंट होते ही हैं, बट कुछ
फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का मतलब यहां पर किससे है, ब्लू ग्रीन एल्गी से, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, पढ़ोगे इसके बारे में भी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, दे आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सो अपार्ट फ्रॉम मीजोजोम्स दे हैव क्रोमैटोफोर्स आल्सो, जो फोटोसिंथेटिक रोल परफॉर्म कर सकता है इनके केस में। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने डिस्कस किया है कि सेल एनवेलप 3 लेयर का होता है, और 3 लेयर में कौन कौन सा आता है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है हमारी सेल एनवेलप ऑफ बैक्टीरियल सेल। अब हम बात करेंगे बच्चों, सेल एनवेलप के बारे में बात तो कर लिया, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि सरफेस स्ट्रक्चर क्या होते हैं। बच्चों नाम में ही देखो मतलब छुपा हुआ है कि जो स्ट्रक्चर सरफेस पे प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं सरफेस स्ट्रक्चर। तो इसमें कौन कौन से नाम लिखा हुआ है, फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्रे। जो हमने स्ट्रक्चर देखा था बच्चों, उसमें फ्लैजिला और पिलाई तो बना हुआ था, फिम्ब्रे इतना माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है, इसीलिए फिम्ब्रे जनरली दिखता नहीं है, या जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें बनाया नहीं था, बट हो सकता है सरफेस स्ट्रक्चर, ये वाला भी। ठीक है, डिफरेंस क्या है तीनों में बच्चों, अगर बैक्टीरिया को चलना फिरना है तो चलने फिरने के लिए वो किसका इस्तेमाल करेगा, चलने फिरने के लिए इस्तेमाल करेगा फ्लैजिला का। अब कुछ बच्चों को लगता है बच्चों जैसा फ्लैजिला दिख रहा है वैसा ही तो हमारा पिलाई है, तो पिलाई भी मोटिलिटी के लिए होगा। नहीं बच्चों, पिलाई और फिम्ब्रे का देयर इज नो रोल इन मोटिलिटी। पिलाई और फिम्ब्रे का कोई भी रोल नहीं होता है मोटिलिटी में। क्या काम होता है वी विल सी, बट मोटिलिटी में इनका कोई काम नहीं है। अच्छा, एक चीज और हमें पता होती है अबाउट सीलिया। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सीलिया भी मौजूद है। बच्चा जो सीलिया होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलता है, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलता है, प्रोकैरियोट्स में सीलिया नहीं होता। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना है विदाउट एनी डाउट। ओके, ना सबसे पहला सरफेस स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं जो कि हमारा है फ्लैजिला। फ्लैजिला को भी हमने बोला कि फ्लैजिला एक मोटाइल स्ट्रक्चर है, इट विल प्रोवाइड मोटिलिटी टू द बैक्टीरिया। तो अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है, कोई एक कंपल्सरी फीचर नहीं होता बच्चों कि सारे के सारे बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला होगा ही। अगर फ्लैजिला होगा, इफ फ्लैजिला प्रेजेंट, तो वो बैक्टीरिया कैसा होगा, मोटाइल। और अगर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा, इफ फ्लैजिला एब्सेंट, तो फिर वो बैक्टीरिया हमारा कैसा होगा, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। ठीक है, दैट वुड बी नॉन मोटाइल। फ्लैजिला किसका बना होता है, फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, मेड अप ऑफ प्रोटीन, और उस प्रोटीन का नाम क्या है, फ्लैजिलिन प्रोटीन। दैट प्रोटीन इज फ्लैजिलिन प्रोटीन। तो फ्लैजिला एक हेलिकली अरेंज्ड, जैसे हमारा डीएनए हेलिक्स होता है ना, तो इसके अंदर ये जो प्रोटीन होता है ना, वो भी हेलिकली अरेंज्ड होते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज हेलिकली अरेंज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल। इट इज हेलिकली अरेंज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल। यार अगर हम एक छोटा सा सेल बनाए, मान लो एक छोटा सा ये प्रोकैरियोटिक सेल है, वैसे तो हमने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, मान लो ये प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में हम फ्लैजिला कैसे दिखाते हैं, ये फ्लैजिला है ना, इतना पतला सा फ्लैजिला है। बट अगर हम इसका भी सेक्शन काट करके देखें ना, इसका भी हम अगर हम सेक्शन काट करके देखें, तो वो जूम होने के बाद, यार किसी की फोटो देखनी जूम नहीं करते हैं बड़े मजे में, है ना, तो हम इसको भी जूम कर सकते हैं। इसको कट करो और जूम करो, कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। देखो इसमें जब तुम कट करोगे ना इसको बच्चों, तो तुम्हें इसके पार्ट्स नजर आएंगे। तो फ्लैजिला एक्चुअली 3 पार्ट्स का बना होता है। कौन कौन सा, जहां से वो ओरिजिनेट होता है उसको बोलते हैं बेसल बॉडी, बीच का जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हुक, और बाहर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें डायग्राम में दिखाई देता है दैट इज द फिलामेंट, जिसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट पोर्शन। बहुत ज्यादा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं करना है, हमें सिर्फ 1% एक्स्ट्रा ही करना है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। हम डिस्कस करेंगे ऐसे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी वाले नहीं है, ठीक है। तो 3 हिस्से का होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी ड्रॉ द डिटेल स्ट्रक्चर। ये हमारा बेसल बॉडी है। इस बेसल बॉडी वो होता है जहां से फ्लैजिला ओरिजिनेट करता है, ठीक है। फ्लैजिला ओरिजिनेट कर गया, इसके बाद ये वाला हिस्सा जो तुम्हें नल के जैसा दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हुक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हुक। और फिर हुक से निकलता है बच्चों द लॉन्गेस्ट पोर्शन दैट इज फिलामेंट। तो इतना पतला जो हमें डायग्राम में दिखता है ना, अगर हम उसको भी थोड़ा जूम करके देखें तो वी विल सी दैट फ्लैजिला इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। एक और चीज बताती हूं, करना हो तो कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज बहुत ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। बेसल बॉडी में बच्चों 4 रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजिला में 4 रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से रिंग्स प्रेजेंट होते हैं,
LPSM। तो पहले इतना डिटेल में वैसे मैंने बोला जाने की जरूरत नहीं, तो याद रखना कि बाहर से अंदर की तरफ अगर रिंग पूछता है तो आपने अरेंज कैसे करना है, सबसे बाहर L वाली रिंग, उसके बाद P वाली रिंग, उसके बाद S वाली रिंग और उसके बाद M वाली रिंग। M वाली रिंग जो बेसल बॉडी की होती है वो सबसे अंदर की तरफ मिलती है। कहां पर मिलती है? सबसे अंदर की तरफ मिलती है, ठीक है। और एनसीईआरटी में एक और बात लिखी हुई है फ्लैजिला के रिस्पेक्ट में कि जो फ्लैजिला होता है दे आर द एक्सटेंशंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल से ये ओरिजिनेट करते हैं, सेल वॉल से निकलती है। सो दिस वाज अबाउट द वेरी फर्स्ट सरफेस स्ट्रक्चर दैट इज फ्लैजिला, जो चलाने फिराने में हेल्प करता है। अगर हम बात करें पिलाई का क्या काम है, तो पिलाई और फिम्ब्रे का बच्चों बहुत छोटा सा रोल होता है। चलो पढ़ लेते हैं, पिलाई और फिम्ब्रे, पिलाई एंड फिम्ब्रे। तो पिलाई बच्चों जैसे वो प्रोटीन की बनी हुई ना, फ्लैजिलिन, फ्लैजिला प्रोटीन का बना हुआ है। सिमिलरली ये भी एक प्रोटीन की बनी होती है जिसका नाम होता है पिलिन प्रोटीन। अगर इसका कोई रोल मोटिलिटी में नहीं है तो इसका रोल किस में होता है बच्चों? दे हेल्प्स इन मेटिंग। किस में हेल्प करते हैं? ये मेटिंग में। और यू कैन राइट दे हेल्प इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, मेटिंग एक तरीके का नाम से ही पता चल रहा है, मेटिंग मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता बच्चों, बिकॉज दे आर वेरी प्रिमिटिव। तो इनमें प्रिमिटिव सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, ठीक है। और उस प्रिमिटिव सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम होता है कॉन्जुगेशन। जब हम बैक्टीरिया वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वी विल स्टडी इन डिटेल दैट हाउ पिलाई हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन और सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। और पिलाई सिर्फ उन्हीं के पास होता है बच्चों, एज वी हैव डिस्कस्ड, जिनके पास प्लाज्मिड हो। ओके, फिम्ब्रे क्या है? फिम्ब्रे दे आर bristle like structure, they are bristle like structure sprouting out of the cell, sprouting out of the cell। bristle like structure का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे टूथब्रश है ना, टूथब्रश पे आप देखा होगा छोटे छोटे कितने सारे मल्टीपल ब्रश हैं जो बाहर निकल करके आ रहे हैं। इसीलिए बैक्टीरिया के सरफेस पे भी ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे माइन्यूट ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है जो स्प्राउट कर रहे हैं, इसीलिए हम बोलते हैं स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। और इनका काम क्या होता है? They are there for attachment। किससे अटैच करवाते हैं? ये होस्ट सेल से, रॉक से, ठीक है। तो they are there for the attachment of the bacteria to any host tissue और any host thing, या तुम रॉक वगैरह कुछ भी कह सकते हो। तो ये हमारे हो गए 3 सरफेस स्ट्रक्चर। बच्चों हमने सरफेस स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया, हमने हमारा सेल एनवेलप डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स के बारे में बात करते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम क्या होता है बच्चों? राइबोसोम होता है हमारा प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम होता है हमारा प्रोटीन फैक्ट्री। दैट मींस ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे प्रोटीन। तो अगर बैक्टीरिया को किसी भी चीज की जरूरत है, प्रोटीन की चीज की जरूरत है, तो वो कौन बनाता है? राइबोसोम्स, बिकॉज दे हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और बच्चों ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है। दिस इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल, ऐसा ऑर्गेनेल जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। दिस इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल। साइज एनसीईआरटी में लिखी हुई है 15/20, है ना, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक है। पहली ही लाइन याद रखनी है आपको। ये किसके बने होते हैं? दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए along with proteins। राइबोसोमल आरएनए बच्चों, आरएनए हमारा 3 टाइप का होता है, mRNA, rRNA एंड tRNA। तो राइबोसोम्स में क्या मिलते हैं? राइबोसोम्स में हमारे राइबोसोमल आरएनए मिलते हैं, राइबोसोमल आरएनए। और अगर मैं पर्टिकुलरली प्रोकैरियोट की बात करूं तो प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम्स होता है ना, दे आर फाउंड अटैच्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दे आर फाउंड अटैच्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब क्या है इस लाइन का? मान लो ये हमारी एक बैक्टीरियल सेल है, तो इस बैक्टीरियल सेल का ये मान लो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो जो राइबोसोम्स होगा वो यहीं पर चिपका पड़ा होगा। और कैसा राइबोसोम होगा? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कैसे होते हैं बच्चों? 70S। कैसे होते हैं? 70S। हर एक राइबोसोम 2 यूनिट्स में डिवाइडेड है, तो इसका भी 2 यूनिट है, एक स्मॉलर और एक लार्जर। द स्मॉलर यूनिट इज नोन एज
30s and the larger unit is known as 50s. अच्छा एक बात बताओ, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना कि यार मैम 50 + 30 तो 80 होता है। बच्चों गणित नहीं पढ़ रहे हैं, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो यहां पर जो एस है ना, एस वर्ड कहां से आया है? एस वर्ड आया है, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम होता है स्वेडबर्ग यूनिट, है ना। इसका एक और मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो जब हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे ना, तो वहां पर एक्चुअल में मतलब पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ राइबोसोमल आरएनए उसमें प्रेजेंट होता है। बट यहां पर एनसीईआरटी ने हमारा सिर्फ यही लिखा हुआ है कि राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं। और कौन सा राइबोसोम होता है? 70s, जिसके 2 सब यूनिट होते हैं 30 एंड 50, विच आर नॉट एडिटिव। इसको ऐड मत करना, 80 नहीं बनाना है हमें। ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, ये देखी हुई चीज है। तो हमें याद रखना है कि हमारा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कैसा होता है? 70s। और कहां पर मिलता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सटा हुआ मिलता है। क्या काम करता है? प्रोटीन बनाता है। तो वी हैव कवर्ड द एंटायर स्ट्रक्चर, द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल तो हमने कर लिया, तो चलो इस पे बेस्ड कुछ 3-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब मेम्ब्रेन नहीं है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास मेम्ब्रेन होती है कितनी? सिंगल। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के पास होती है सिंगल, बताया हुआ है मैंने। राइबोसोम मिल गया जिसके पास 0 मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास कितनी होती है बच्चों? 2 मेम्ब्रेन। तो नॉन मेम्ब्रेनस कौन हो गए? राइबोसोम। गोल्जी सिर्फ कहां मिलता है? यूकैरियोट में। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहां मिलता है? यूकैरियोट में। माइटोकॉन्ड्रिया कहां मिलता है? यूकैरियोट में। बट राइबोसोम ऐसा होता है बच्चों जो यूकैरियोट में भी मिलता है एज वेल एज प्रोकैरियोट में भी। इसीलिए हम राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिवर्सल ऑर्गेनेल। यस माय स्टूडेंट, इट इज नोन एज यूनिवर्सल ऑर्गेनेल, ठीक है। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द ओनली ऑर्गेनेल फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, ये भी हमने लिखा हुआ है बच्चों अपने नोट्स में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स मिलता ही नहीं, प्लास्टिड मिलता ही नहीं, न्यूक्लियस होता ही नहीं है प्रॉपरली। राइबोसोम, राइबोसोम इज द ओनली सेल ऑर्गेनेल विच इज प्रेजेंट इन दी हमारा बैक्टीरियल सेल। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, इन सम फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स द पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो बच्चों होते ही नहीं है ना, इनके पास कहां होते हैं? देयर इज नो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल विच इज देयर इन दी प्रोकैरियोट, देयर इज इन बैक्टीरिया। क्रोमैटोफोर, यस हमने पढ़ा है ना, क्रोमैटोफोर पिगमेंट कंटेनिंग एक्सटेंशंस होते हैं, पिगमेंट कंटेनिंग एक्सटेंशंस होती हैं, इजंट इट। मीजोजोम तो बैक्टीरिया के पास होता ही है। जो मीजोजोम होता है ना बच्चों बैक्टीरिया के पास, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि मीजोजोम्स क्या होती हैं? हमने भी पढ़ा हुआ एक्सटेंशंस होती हैं, हमने भी पढ़ा हुआ इनफोल्डिंग्स होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और ये मीजोजोम एक बहुत यूनिक फीचर है। ये यूनिक वर्ड का इस्तेमाल किया है एनसीईआरटी ने बैक्टीरिया के लिए। बट ये यूनिक तो है ही, बट कुछ जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, उनके पास एक और यूनिक एक्सटेंशन है, दैट इज क्रोमैटोफोर। क्रोमा का मतलब कलर, कलर का मतलब पिगमेंट। और क्यों होता है पिगमेंट? फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। या तुम ये भी कह सकते थे इनके पास क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होता, बट इनके पास थैलाकॉइड जरूर होता है। वो थैलाकॉइड भी प्रॉपरली जैसा प्लांट में मिलता है वैसा तो नहीं होता, बट यस इनके पास थैलाकॉइड जरूर है जो पिगमेंट रखता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमैटोफोर। ये भी नहीं होता, ये होता है बट इसका हमारा किससे फर्क नहीं पड़ता? फोटोसिंथेसिस पे कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट है a special membranous structure mainly associated with the respiration, secretion process and replication। तो ये वही यूनिक चीज है ना जो भी हमने इसके पहले वाले स्लाइड में पढ़ी थी। और वो यूनिक चीज क्या पढ़ी हमने बच्चों? वो यूनिक चीज पढ़ी है हमने मीजोजोम्स, ठीक है। यही है जो रेप्लिकेशन भी कराते हैं, सिक्रेशन भी कराते हैं, और हमारा रेस्पिरेशन, सिक्रेशन एंड रेप्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट है प्लाज्मिड क्या होता है? तो हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास नहीं, बैक्टीरिया के पास एक मेन डीएनए होता है जिसको हम जीनोफोर या न्यूक्लियोइड बोलते हैं। बट किसी किसी बैक्टीरिया के पास उनको एक्स्ट्रा रखने की जरूरत है ना। उनका एक से मन नहीं भरा, पेट नहीं भरा, तो दे हैव एन एक्स्ट्रा डीएनए एंड दैट एक्स्ट्रा डीएनए इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। बट इसका नेचर भी कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। यस, ठीक है। तो यस हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, हमने एक छोटा सा प्रोकैरियोटिक सेल भी कवर किया है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम
रिवाइज करके आना। हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक डिफरेंसेस जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में होते हैं, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड विद द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों, जल्दी मिलते हैं।